किसी भी छोटी-छोटी बातों की वजह से संबंध सही नहीं रहते। तो विजुअलाइज़ेशन के थ्रू या फिर एनएलपी के थ्रू हम उनको ठीक कर सकते हैं। कि लो लेवल के जो माइंड रहते हैं ना, वो लोगों की बात करते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसने ये किया। सर, असफल और सफल इंसान के पीछे भी एनएलपी या जो हार्मोन्स हैं या विजुअलाइज़ेशन है, ये सब चीज़ें काम करती हैं? आपने देखा होगा कि कोई क्रिकेटर 2-2 सेंचुरी कभी मारता है, कभी जीरो में आउट हो जाता है, बोलते हो फॉर्म में नहीं था। व्हाट इज दैट फॉर्म? ही वाज इन रिसोर्सफुल स्टेट। सर, माइंड के अंदर ऐसा क्या नया जनरेट हो रहा है, क्योंकि आप माइंड ट्रेनर ही हैं, लाइफ कोच हैं, तो ऐसा क्या जनरेट हो रहा है जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को सफल और अच्छा बना सकते हैं? मेरे बालक के लिए 2 ही चीज़ करनी है। एक तो उनको गोल सेट करने में हेल्प करनी है, उनके लिए गोल सेट नहीं करना है, और उनको पावर ऑफ माइंड यानी पावर ऑफ विजिलेंस सिखा देना है। बाद में कुछ हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। आकाशवाणी विद शिवानी में आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ जितेंद्र अड़िया जी से, जो कि माइंड ट्रेनर, लाइफ कोच और ऑथर भी हैं। तो आइए मिलते हैं जितेंद्र अड़िया जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत जानते हैं और लोग आपको वैसे ही बहुत पहचानते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कल्पनाओं के थ्रू विजुअलाइज़ेशन का आप सेशंस भी देते हैं, आपने बुक्स भी लिखी हैं। विजुअलाइज़ेशन के थ्रू कैसे सुख और दुख दोनों पाया जा सकता है? वेरी गुड। देखिए, विजुअलाइजेशन यानी क्या है? हम जो विचार करते हैं ना, इट इज सेड दैट वी नेवर थिंक प्लेनली, वी ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ पिक्चर। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, आप न थोड़ी देर आंख बंद करके नरेंद्र मोदी के बारे में सोचो, तो आपको यहाँ कपाल पे किसका चित्र दिखेगा? नरेंद्र नरेंद्र मोदी मोदी। का, केजरीवाल का नहीं दिखेगा। जी। इसका मतलब हम जो भी विचार करते हैं ना, उसके पिक्चर तो बनते ही है, यानी विजुअलाइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। और जो भी चित्र यहाँ बनते हैं वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है ऑर्डर के रूप में, और वो आपके जीवन में हकीकत बनती है। अब विजुअलाइजेशन हम पैदा हुए तब से करते थे, हमें पता नहीं था इसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। जब मैं छोटा था, हमारे घर में साइकिल भी नहीं थी, तो अब मैं हाथ में थाली रख के ऐसा घुमा के करता था। मेरी माँ पूछती थी क्या कर रहे हो? मतलब गाड़ी चला रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा था, गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में और घुमा रहा हूँ, डंडे पे बैठ के बुर्र बुर्र करता था, मोटर बाइक का विजुअलाइजेशन करता था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ हम बचपन में करते आए हैं, जिसको कहते हैं विजुअलाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट। और अब मैं जब जाना कि ये विजुअलाइजेशन एक साइंस है, एक प्रोसेस है, एक ब्रह्मास्त्र है, उसके बाद फिर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट नहीं किया, सोच समझ के विजुअलाइजेशन करना चालू किया। जो मुझे चाहिए उसका ही विजुअलाइजेशन किया, जो नहीं चाहिए उसका नहीं किया। तो जब से पता चला कि विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल वेपन है, तो उसका सही उपयोग क्यों नहीं करें? जबकि हम बचपन से पैदा हुए तब से विजुअलाइज करते आ रहे हैं, यानी कि कल्पना करते आ रहे हैं। अब लोगों को ये पता नहीं रहता है, तो बचपन में नेगेटिव थिंकिंग बहुत करते हैं, तो नेगेटिव विजुअलाइजेशन भी हो जाता है। और ये नेगेटिव विजुअलाइजेशन की वजह से सबकॉन्शियस माइंड उनके जीवन में नेगेटिव घटनाएं क्रिएट करता है। तो जब हमें पता नहीं रहता, तो कभी हम अच्छा विजुअलाइज करते हैं, गुड और बैड करते रहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट होता है, क्योंकि इसके पावर के बारे में पता नहीं है। तो हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, कभी खुशी कभी गम होता है ना? इसलिए सबके जीवन रोलर कोस्टर है। मगर जिस दिन आपको पता चल जाए कि विजुअलाइजेशन कितना प्योर साइंस है, कितना पावरफुल साइंस है, और उसकी प्रोसेस को समझ लो और उसको साइंटिफिकली करो, तो गम तो आएगा ही नहीं, खुशियाँ ही खुशियाँ है। जब से मैंने ये सीखा है, मेरे जीवन में कोई गम आता ही नहीं है, खुशियाँ ही खुशियाँ, सक्सेस ही सक्सेस होती जा रही है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ विजुअलाइजेशन। और इसलिए मैंने विजुअलाइजेशन के ऊपर पहली किताब लिखी है, आई थिंक अभी तक किसी ने नहीं लिखी है, जो तीनों लैंग्वेज में है। और एक ही इंसान, दिल्ली का एक इंसान ने 5 लाख कॉपी खरीदी है मेरी विजुअलाइजेशन की, क्योंकि ये ज्ञान किसी को था ही नहीं। पहले तो लोग मानने को तैयार नहीं थे, नसीब वाले रहते हैं ना, अगर फिर आप विजुअलाइज करोगे मिलेगा, तो नसीब कहाँ आया? मतलब आपको विजुअलाइजेशन का ज्ञान मिला, वही आपका नसीब है, क्योंकि आपको सही ज्ञान मिला, आपने सही विजुअलाइजेशन किया और रिजल्ट मिला। तो बेसिकली नसीब भी ये साइंटिफिक इससे फैक्ट से काम करता है। तो अगर कोई इंसान सीख ले कि ये विजुअलाइजेशन क्या है, कैसे करना है, तो जीवन बदल ही जाएगा, दुख आएगा ही नहीं। दुख इसलिए आया कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट गलत विजुअलाइजेशन किया था। अब चिंता क्या होती है? चिंता यानी नेगेटिव थिंकिंग, मेरा बेटा का ये नहीं हो जाएगा, मेरा पति का या पत्नी का ये नहीं हो, मेरा बिजनेस का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। जब भी कोई भी चीज़ सोचते हो, तो यहाँ तो इसकी इंप्रेशन बनती है, वो सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है। सबकॉन्शियस माइंड को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि इन्होंने इरादे से कहा या बिना इरादे किया। उनको तो एक ही धर्म है, जो चित्र दो उसको हकीकत में बदल दो, बस यही है।
सर लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इतना कई बार परेशान होते हैं और परेशानी में हम चाहते नहीं हैं बोलना, लेकिन फिर भी परेशानी में हम कुछ ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं जो शायद अगर हमारी ज़िंदगी में हो जाएँ तो बहुत ज़्यादा कुछ गलत हो जाएगा। बाद में हम रियलाइज़ भी कर लेते हैं कि हमने गलत किया, गलत बोला। तो फिर उस वो मतलब जो पहले बोला वो माना जाएगा या बाद में रियलाइज़ किया वो माना जाएगा, क्या माना जाएगा? एग्जैक्टली ये भी मैं कहता हूँ कि बात यह है कि हमने जो भी बोल दिया, देखिए सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग की दूसरी लैंग्वेज है एफर्मेशन। जो हम बोलते हैं वो बाहर की दुनिया में लोग सुनते हैं, अंदर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुनता है। बाहर वाले भूल जाएंगे, अंदर वाला तो भूलता नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है कि या बोलने की आदत बदल दो, यानी सही भाषा बोलो, अवेयरनेस से क्रिएट होती है, माइंडफुलनेस से क्रिएट होती है। या गलती से निकल गया ना तो इमीडिएटली कैंसल कैंसल 3 बार बोलना है और फिर 3 पॉजिटिव कमांड अपने आप को दे देना है, तो ऑटोमेटिकली वो कमांड डिलीट हो जाएगा इमीडिएटली किया तो मैं सबको यही कहता हूँ। अभी मान लो कोई आपको ऐसा कहता है, कोई मुझे कहे डॉक्टर या यू आर इडियट, तो बाहर वाले का कमेंट भी हमारे ऊपर इफेक्ट करता है। तो मैं क्या करूँगा, उनकी बात सुन के इमीडिएटली बोलूँगा मन ही मन में, कैंसल कैंसल, आई एम जीनियस, आई एम जीनियस। तो उनका जो यू आर इडियट वाला कमांड है ना, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा ही नहीं, मैंने उसको बाउंस कर दिया। वैसे हमारे मुंह से निकल गया तो भी ये टेक्निक है, किसी और ने हमारे लिए बोला तो भी यही टेक्निक है, ताकि अंदर तक जाएगा ही नहीं। तो सभी को ये करना है। और होता है ऐसे, हम अपने लिए नेगेटिव नहीं बोले, मगर हमारे फादर, हमारे सास बहू, हस्बैंड वाइफ कोई भी बोलेंगे, है ना, तो फिर क्या करना, उनके साथ डेली फाइट तो नहीं कर सकते, तो अपना सीक्रेट वेपन यूज़ करना है। जब भी कोई हमारे लिए नेगेटिव बोले, मन ही मन में कैंसल कैंसल, 2 पॉजिटिव कमेंट। विजुअलाइजेशन के थ्रू या एनएलपी के थ्रू हम अपने संबंधों को भी सुधार सकते हैं। देखो संबंध हर तरीके के हैं सर, हस्बैंड वाइफ के भी हैं, भाई बहन के भी हैं, माँ बेटे के, बाप बेटे के, हर तरीके रिलेटिव्स के साथ संबंध है, मामा चाचा ताऊ, या हमारे बिजनेस में भी संबंध ही होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि किसी भी छोटी छोटी बातों की वजह से संबंध सही नहीं रहते, तो विजुअलाइजेशन के थ्रू या फिर एनएलपी के थ्रू हम उनको ठीक कर सकते हैं। वेरी गुड। मैं पहले तो एक बात बता दूं, मैं अभी पढ़ा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी जो 85 ईयर्स चली थी, दुनिया की सबसे लंबी रिसर्च पेपर 85 ईयर्स चली थी कि लोग हैप्पी कैसे होते हैं, सुखी कैसे होते हैं। 85 ईयर्स की रिसर्च के बाद ये पाया कि अच्छे संबंधों से, गुड रिलेशनशिप से ही हैप्पीनेस मिलती है, बाकी किसी से नहीं मिलती है। इसमें गूगल करोगे आप, हार्वर्ड स्टडी ऑन एडल्ट डेवलपमेंट, गूगल करोगे तो मिलेगी, वो रिसर्च पूरा पेपर है कैसे उन्होंने रिसर्च किया। तो इसका मतलब कि हैप्पीनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है गुड रिलेशनशिप। और हम अभी ये ज़माने में देखें तो रिलेशनशिप के इश्यू बहुत है। 45% डाइवोर्स रेट हो गया है। यंगस्टर में 85% ब्रेकअप है। इसलिए मैंने ब्रेकअप के ऊपर अभी किताब लिखी है, हाउ टू रिकवर फ्रॉम ब्रेकअप, और उसका प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ। क्योंकि ब्रेकअप के बाद दोनों की हालत ख़राब हो जाती है, एक की तो कम से कम देवदासी या देवदासी बन जाते हैं वो लोग, नेगेटिव मोड में चले जाते हैं। ये ज़िंदगी, ये महफिल मेरे काम की नहीं, गाने गा सुनने लगते हैं, ये सब होता है। तो ये रिलेशनशिप का इशू बढ़ता जा रहा है कि बिगड़ती जा रही है। तो पहले तो हमें इम्पोर्टेंट समझना है कि हमारा जो मनी है और रिलेशनशिप है उसमें क्या इम्पोर्टेंट है। मैं मेरे प्रोग्राम में हमेशा कहता हूँ कि पैसा और प्यार, ये दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा सुख देगी, तो सब एक ही आवाज़ से बोलते हैं प्यार। बोला अच्छा, पैसा कमाने को आप कितना घंटा मेहनत करते हो? बोला 8-10 घंटा, 12 घंटा। बोला प्यार कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हो? एक भी नहीं। हमें जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च है, तो हमें मानना चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, कि सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस प्यार से मिलती है। और हम 1 मिनट भी निकालते नहीं हैं, हमें पता ही नहीं है, हम बिगाड़ते ही जाते हैं। तो सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंस समझो, फिर ये समझो कि कैसे होता है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोगों को ऐसा ही लगता है कि हमारे रिलेशनशिप इसलिए बिगड़े हैं कि सामने वाले का बिहेवियर सही नहीं है। अगर सामने वाला इंसान ने बिहेवियर ठीक कर लिया तो हमारी वो बिगड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है, समझे ना। दूसरी बात है कि आप सामने वाले को कितना भी बदलने की, समझाने की कोशिश करो, वो बदलेगा नहीं, वो तो नहीं बदल सकते। इसका मतलब तो आपकी ये जो बिलीफ है कि सामने वाले की गलती से रिलेशन बिगड़ रही है, तो इसका मतलब आपने सुधारने के दरवाजे बंद कर दिए। क्योंकि आपकी बिलीफ सिस्टम क्या कहती है कि सामने वाले की गलती है इसलिए हमारी सुधरेगी, मेरी तो कोई गलती है ही नहीं। तो जब तक आप अपनी गलतियां ढूंढना चालू करोगे
तब आपको पता चलेगा कि नहीं आपकी भी गलती है उसमें से। और हम दूसरे को नहीं बदल सकते, सिर्फ आपको अपना लेकिन आपको। सर अगर जैसे कि विजुअलाइजेशन आपने कहा, अगर हम अपने अंदर गलतियां देख रहे हैं तो फिर तो गलतियां ही गलतियां सामने आएंगी। अगर मैं किसी के साथ रिलेशन खराब है और मैं अपनी गलती को देख रही हूँ, लेकिन विजुअलाइज तो मैं वो भी कर रही हूँ ना, गलती को देख रही हूँ, तो नहीं नहीं क्या नहीं, वो गलती को ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं ये इरादे से कि मैं अपने अंदर उसको सुधारूं सुधारना मैं। चाहता हूँ। ओके ओके। समझे ना, सुधारना चाहते हो। वो एक बार देख लेते हो, दिन रोज नहीं देखते हो। विजुअलाइजेशन तो हमें रिपीटेडली करना है। एक बार देख लिया कि मुझे गुस्सा आता है इसलिए रिलेशनशिप बिगड़ा है, फिर गुस्सा आता है, कारण तो मिल गया, फिर कारण को याद नहीं करना है, काम ये करना है कि गुस्से को कैसे मैं मैनेज करूँ, यही मुझे सीखना है। या मेरी कुछ वाणी ऐसी है, कुछ मैं ऐसी बातें कर देती हूँ जिसकी वजह से मेरी रिलेशनशिप बिगड़ती है, तो मुझे मेरी वाणी पे कंट्रोल रखना है, बस फिर तो भूल जाना है ऐसा। तो आपको एक तो इरादा करना है कि मुझे अच्छे रिलेशनशिप रखने हैं सबके साथ, उसमें मेरी क्या गलती है ढूंढना है और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करना है। मैंने किताब, मेरी बहुत सारी किताबें हैं, 125 किताब, उसमें 125 एक जो बुक्स। प्रेरणा का जर्नल जो बहुत फेमस हुई, जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर है, ऐसे मैंने एक और किताब लिखी है स्नेह का झरना, रिलेशनशिप के ऊपर। उसमें मैंने एक कंसेप्ट बताया जो अमेरिकन किताब से मैंने पढ़ा था, कि जैसे हम बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन करते हैं, डिपॉजिट, विड्रॉल, बैलेंस, वैसा ही रिलेशनशिप का अकाउंट हर इंसान के साथ होता है आपका। उसमें भी डिपॉजिट एंड विड्रॉल होता है। जैसे आज मैं आपको पहली बार मिला तो हमारा दोनों का एक इमोशनल बैंक अकाउंट स्टार्ट हुआ, जिसको मैं रिलेशनशिप बैंक अकाउंट कहता हूँ। अच्छा, इसमें डिपॉजिट एंड विड्रॉल कहाँ से होती है? भाषा से और बिहेवियर से। आज हम 2-3 घंटे के कॉन्टेक्ट में मैंने जो आपके साथ बिहेवियर किया, या आपके अकाउंट में, इमोशनल बैंक अकाउंट में, या जमा के रूप में आया या विड्रॉल के रूप में आया, आपने मेरे साथ ये 2-3 घंटे में जो बिहेवियर किया, वो आपका मेरे साथ जो अकाउंट है उसमें डिपॉजिट हुआ कि विड्रॉल हुआ, ये डिपेंड करता है। रिलेशनशिप कैसे आती है? जब इमोशनल बैंक अकाउंट में बैलेंस बढ़ता है तो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप सुधरती है। एंड ये अकाउंट को कहते हैं अकाउंट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन टू पीपल। तो आज मेरे बातों से या मेरे बिहेवियर से आपको मेरे पे या ट्रस्ट आया होगा या ट्रस्ट चला गया होगा कि नहीं ये काम का आदमी नहीं है, इनको दूसरी बार बुलाना भी नहीं है। अगर मेरा बिहेवियर अच्छा है तो आपको ट्रस्ट आया होगा, आप बार बार मुझे पॉडकास्ट में बुलाओगे, मैं दिल्ली आऊँगा तो आप मुझे खाने पे बुलाओगे। ये ऑल डिपेंड करता है कि मैं कितना डिपॉजिट करके गया हूँ। जी। समझे ना? सेम चीज़, आपने मेरे में कितना डिपॉजिट किया है उसके ऊपर मेरा आगे का रिस्पॉन्स भी रहेगा, है ना? तो ये इमोशनल बैंक अकाउंट एक बहुत बेहतरीन चीज़ है जो सब लोगों को सीखनी चाहिए, क्योंकि जितना ये बैलेंस बढ़ेगा ना, उतना दो इंसानों के बीच में कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा और प्यार भी बढ़ेगा। प्यार का बेस है ट्रस्ट। अगर हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो दे कैन नॉट लव ईच अदर। ट्रस्ट है, बेसिक है, और ट्रस्ट का फ्लक्चुएशन होता है डिपेंडिंग ऑन आवर बिहेवियर। इमोशनल बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है उसके ऊपर। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो जो फाइनेंशियल बैंक अकाउंट की जितनी फिक्र करते हो ना, उससे ज़्यादा फिक्र आपके इमोशनल बैंक अकाउंट की करनी चाहिए। कभी डायरी लेके बैठना चाहिए। उसका अकाउंट अदृश्य रहता है, इनविजिबल रहता है, पासबुक दिखती नहीं है, अकाउंट स्टेटमेंट नहीं, बट सामने वाले का हमारे साथ बिहेवियर से पता चल जाता है। कोई हमें अवॉइड कर रहा है, कोई हमारे लिए बुरा बोल रहा है, तो समझ लेना कि आपका उसके अकाउंट में बैलेंस कम है। तो आपको उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, आपको कोशिश करनी है कि मैं कुछ ना कुछ करके उसके अकाउंट में इतना जमा कर दूं कि बाहर जाके मेरी तारीफ़ करे, और मैं जब फ़ोन करूं तो फ़ोन उठाए, फ़ोन अवॉइड नहीं करे। तो हमें ये देखना है कि हमारा सबके साथ इमोशनल बैंक अकाउंट में फुल डिपॉजिट रहे, बिकॉज यू लेकिन नेवर सर नो कि आपका कब विड्रॉल सामने की वाले जरूरत ने पड़ेगी। बहुत कुछ गलत कर रखा हो आपके साथ, तब जब सामने वाले ने, आपने कहा कि आपको अपनी नेगेटिविटी या अपनी चीजों को देखते हुए उसको सुधारना है और उसको ऐसा प्रेजेंट करना है कि उसके लिए आप पॉजिटिव हो और उसके मन में पॉजिटिविटी अपने लिए लानी है। लेकिन अगर सामने वाले ने कुछ ऐसा कर रखा है, क्योंकि ऐसे भी होती है बड़ी बड़ी चीजें जो सिर्फ उसकी बातों से ही बहुत ज्यादा मन को लगी हुई बातें हैं, और मन को लगी हुई बातों को आप क्या करना चाह रहे हो, पॉजिटिव तो करना चाह रहे हो, पर रह रह के वो बातें मन में आ रही हैं, तो फिर उस केस में क्या हम जंक फूड खाएंगे या स्मोकिंग या दारू पिएंगे तो दीज आर ऑल टॉक्सिन्स। टॉक्सिन हमारे शरीर को नुकसान करता है, तो हमें टॉक्सिन का नुकसान के बचना है तो हम क्या करता है, बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। ऐसा माइंड में भी ऐसा होता है। ये सभी का बिहेवियर जो यहाँ गया है वो टॉक्सिन्स है, उसको डिटॉक्स करना है।
उसमें फॉरगिवनेस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, गिव फॉरगिवनेस एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मेरे साथ तो कितना बुरा हुआ है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ है। आज से 2008 यानी 17 ईयर्स पहले एक यंग लड़का चाकू लेके मेरा मर्डर करने को मेरी ऑफिस में आ गया, मुझे चाकू से मारने लगा, मैं खून खून हो गया, बाद में डर गया, भागने लगा। मेरा क्यों ये पर? शॉपिंग मॉल में मेरी ऑफिस थी, तो सब लोगों ने देखा, कांच की ऑफिस और ये थी, तो हाथ में खून वाला चाकू लेके भाग रहा था। लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की और उसने 2-3 को चाकू मारा, फिर लोग और वायलेंट हो गए, तो कैसे भी करके पकड़ा और उसको मारने लगे और वो वहीं पे मर गया मेरे ऑफिस के बाहर। मेरे पे अटैक हुआ था, मैं इमीडिएटली पुलिस को फ़ोन किया और एम्बुलेंस को फ़ोन किया। पुलिस के साथ वीडियो कैमरा वाले भी आ गए, ये चैनल वाले सब लोग, और 5 मिनट में टीवी न्यूज़ बन गया कि डॉक्टर अढ़िया के ऊपर मर्डर से अटैक हुआ, और मैं उसको जानता भी नहीं था। हैं, वो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट था, मैं जानता भी नहीं था। मुझे वो मारने को आया था, उनके हाथ में चाकू था, वो मुझे मार नहीं सका, मेरा इरादा नहीं था उनको मारने का, और वो मर गया वहाँ पे। अच्छा, वो लड़ाकू कम्युनिटी होती है, जैसे यहाँ पे नॉर्थ में जाट होते हैं ना, जैसे जी यूपी में, जी जी जी। वो वहाँ राजपूत होते हैं। वो राजपूत कम्युनिटी का था, सबसे लड़ाकू कम्युनिटी का, और बड़े बाप का बेटा था। और कम्युनिटी छोटी है मगर ये होती है, मारा मारी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो सब ने इसको दिल पे ले लिया कि अब हम डॉक्टर अढ़िया से बदला लेंगे। पेपर वाले सब मेरे अगेंस्ट में लिखने लगे। कोई भी वीआईपी ऐसे फंसता है तो पेपर वाले नेगेटिव लिखते हैं सेटिंग करने के लिए कि तुम्हारी बदनामी हो रही है, जल्दी से हमारे साथ सेटिंग करो। 8 दिन तक नेगेटिव बातें हर पेपर वाले ने, टीवी वाले ने मेरे लिए फैलाई। फिर कुछ नहीं, मैं तो शांत होकर घर में लेटा रहा और मेरे सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देता रहा। 7 दिन में सब कुछ साइलेंट हो गया। वो पूरी कम्युनिटी का मेरे लिए जो वेयर था बदला लेने का, वो भी ख़त्म हो गया। इतना और मैंने उसको पावरफुल माफ होता है? और मैंने उसको माफ़ भी कर दिया, इमीडिएटली माफ़ कर दिया, जिसने मेरे पे मर्डर से अटैक किया था। मुझे आज याद आता हूँ तो उसके लिए कोई नफरत भी नहीं है। वो इंसिडेंट बोलता हूँ तो लोग तो बोलते बोलते भी कांपते हैं अग्रसर ना। हो जाते हैं। हाँ, हाँ, आप कामली बोल हाँ, रहे हैं। मैं हाँ। तो आराम से बोल रहा हूँ। मैंने अभी तक पेपर कटिंग संभाले थे, जो पेपर वाले ने मेरे लिए नेगेटिव लिखा था, मैं उसको माफ़ कर सकता हूँ, तो किसी को भी माफ़ कर सकते हो आप। मेरा पैसे का तो कितने लोगों ने चीटिंग किया है मेरे साथ, मैं सभी को माफ़ कर दिया है। अभी भी मिलता है तो मतलब हंसी करके माइंड को बोलता भी हूँ। डिटॉक्स, खाली बॉडी को डिटॉक्स नहीं, हाँ, माइंड जैसे को बॉडी डिटॉक्स को भी करा डिटॉक्स जा करते हैं ना, सकता है। ऐसे हाँ। माइंड को डिटॉक्स करना जरूरी है। और उसके लिए मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और ये फॉरगिवनेस वाली जो क्रिया है ना, वो काम आएगी। कोई और बुक भी है सर इसके ऊपर, आपकी कोई बुक किसके ऊपर? माइंड को डिटॉक्स करने पे, या नहीं, ये मेरी सब प्रेरणा का जन्म में ये मैंने सब प्रेरणा कुछ की लिखा सब है, जो कुछ मेरी लिखा है? फेमस बुक है इसमें ये सब कुछ लिखा है मैंने। तो हमें क्या करना है कि इसको भी डिटॉक्स करना है, क्योंकि माइंड एंड बॉडी आर वन थिंग। मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो हमें ये सिखाया जाता था कि 10% ऑफ द डिजीजेज आर साइकोसोमेटिक, यानी माइंड से शुरू होती है, बॉडी को दिखती है। अब मेरा तो विज्ञान और आज सब लोग मानते हैं कि 100% डिजीज आर साइकोसोमेटिक, इंक्लूडिंग कोरोना, कैंसर, ये सब है, ये सब साइकोसोमेटिक है। यहाँ टॉक्सिसिटी आती है, बॉडी को टॉक्सिक करते हैं और ख़राब करते हैं। तो हमारे हेल्दी रहने सर के लिए लेकिन भी अगर ज़रूरी है। बीमारी को लेके भी अगर मन में बार बार एक ख्याल आ रहा है कि मेरे ये ना हो जाए, मेरे ये ना, तो ऐसे भी वाला होता है, ख्याल मेरी है, भाभी के साथ हुआ था। वो हमेशा कैंसर तो से सर डरती फिर थी कि हाँ। कैंसर नहीं हो जाए, कैंसर नहीं हो जाए। उसने 2-3 लोगों का कैंसर का सुना था और उनको ही कैंसर हुआ, एंड शी डाइड ऑफ कैंसर। सोच लो। तो लॉ ऑफ तो अट्रैक्शन काम इसको करता कैसे है। फिर ठीक करें? अगर जैसे देखो, ऐसे तो आप कई जो सारे लोग हैं। जो भी सोचते हैं ना, हाँ तो नेगेटिव विजुलाइजेशन होता है। हाँ, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक नहीं है कि ये नेगेटिव विजुलाइजेशन है, मुझे नेगेटिव काम नहीं करना है। उनके पास ये जमीन है, उनका क्या धर्म है, जैसा बीज डालो वैसा फल देने का। अब बबूल का बीज डालोगे तो बबूल, मैंगो का डालोगे तो मैंगो। तो सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक दैट। आपने वही चिंता की कैंसर नहीं हो, कैंसर नहीं हो, और फिर कैंसर होगा ही, क्योंकि आपने तो बीज डाला है ना वो जमीन में। सबकॉन्शियस माइंड अपना धर्म बजाता है कि आपके जीवन में मैनिफेस्ट करता है। नहीं सर, नेगेटिव जैसे थिंकिंग इसलिए तो सपोज, नुकसान हाँ, करती है। जैसे आपने बताया कि आपकी भाभी के हैं, उन्होंने वो सोचती थी और उनके साथ ऐसा हुआ, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर दुनिया में जो ऐसा सोचते हैं, और ऐसा सोचते तो वो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? रिवर्स द प्रोसेस, चेंज करो, बात करो, अपने आप बात से करो। बात करो। एनाटॉमी ऑफ इलनेस करके किताब है, आपको पढ़ने का शौक है तो पढ़िए, नॉर्मन कजिन्स का। उसको एक टाइम ऐसा बोला गया था, तुम 3 महीने से ज़्यादा जियोगे नहीं। वो 27 साल जिए, माइंड पावर से ठीक करके। भयंकर प्रकार का कैंसर था और 27 साल जिए थे। उसने किताब लिखी एनाटॉमी ऑफ इलनेस।
तो ये सब यहाँ का खेल है, ये चीज को समझ लो ना। जब अपने माइंड में, जब हमारे मन में ये ख्याल आए कि हमें ये बीमारी ना हो जाए, या हाँ वो इंसान हमारे साथ गलत ना हो जाए, तो उसी वक्त अट्रैक्ट जस्ट, कर रहे हो आप, तो अट्रैक्ट कर रहे हो। हाँ, मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाए तो एक्सीडेंट होगा, वो उसी वक्त जस्ट अच्छा बोले, तभी कैंसिल कैंसिल करके 2 पॉजिटिव कमेंट दे दो ना। 2 पॉजिटिव कमेंट। कहो ना प्यारे पिक्चर देखी थी, जी। याद है थोड़ा सा? उसमें जब ये अपना ऋतिक रोशन का एक्सीडेंट होता है, घर से निकलता है, उसके पहले अमीषा पटेल बोलती है कि आज मुझे कुछ बुरा ख्याल आ रहा है, घर से घर बाहर मत जाओ, मुझे लगता है नहीं जाना चाहिए, और फिर भी ऐसा कुछ नहीं होता करके जाता है और उसका एक्सीडेंट होता है। इमीडिएटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया, उसका एक्सीडेंट करवा दिया। ऐसा होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसा। सर, हैप्पीनेस के बारे में अभी हमने बात करी, तो हैप्पीनेस क्या है, और हैप्पीनेस का कोई हार्मोन, जैसे कि आप डॉक्टर हैं तो दैट्स वाई मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि कोई हार्मोन भी होता है जो हैप्पीनेस का होता है? यस, एक्चुअली हैप्पीनेस के 14 हॉर्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में, उसमें 4 मेन है। मैं हमेशा मेरे ऑडियंस को पूछता हूँ कि आप मेहनत क्यों करते हो? बोले हैप्पीनेस के लिए। बोला हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? बोले अंदर से आएगी। बोला कैसे आएगी, बताओ, उसकी मैकेनिज्म बताओ। लोग तो बाहर ढूंढते हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं, गहने पहनते हैं, बड़ा बड़ा शादियाँ करते हैं, तो लगता है हैप्पीनेस आएगी। तो अंदर से कहाँ से आएगी बताओ? तो फिर हैप्पीनेस आती है, हमारा हैप्पीनेस इज ए फीलिंग ऑफ गुडनेस, कि आई एम गुड, सभी मैं भरपूर हूँ, ऐसी फीलिंग। उसमें मेन 4 हमारे हॉर्मोन्स होते हैं जो मेन होते हैं, जिसको DOS, दवाई का डोज रहता है ना, ऐसा डोज करके याद रख सकते हैं। D यानी डोपामिन, O यानी ऑक्सीटोसिन, S यानी सीरोटोनिन, एंड E यानी एंडोर्फिन। ऐसे 4 हार्मोन रहते हैं जो हमारे बॉडी में ही बनते हैं, बाहर कोई मॉल में नहीं मिलता है, अमेजोन पे नहीं मिलता है, वो हमारी बॉडी में मिलता है। हमारा एवरीडे का जो बिहेवियर, एक्शन, रूटीन रहता है ना, उसमें से ये, उसकी वजह से वो फैक्ट्रियाँ चलती रहती है। जिनकी वो फैक्ट्री एक भी बंद हो गई तो वो टाइप से उनका बॉडी में सिम्टम दिखता है। फॉर एग्जांपल सीरोटोनिन की कमी हो गई तो डिप्रेशन आता है, जिसमें नेगेटिव थिंकिंग होता है, मूड खराब हो जाता है। तो ऐसे चारों हार्मोन के कुछ फंक्शंस है। तो ये हमारा गोल ये होना चाहिए, अगर हैप्पी होना है तो, कि चारों की फैक्ट्री चालू रखे, कि कभी कम नहीं हो, सूख नहीं जाए ये फैक्ट्रियाँ, ये जो हार्मोन है वो बहता ही रहे। तो वो कैसे होगा? तो वो लाइफस्टाइल होती है। जैसे डोपामिन है, वो रिवॉर्ड हार्मोन है, तो कुछ एक्टिविटी से मिलता है। जैसे आपने अच्छा ड्रेस बनाया और पार्टी में गए और सबने तारीफ किया, आपको खुशी हुई, वो डोपामिन करता ऐसा है, होता है, हाँ। डोपामिन। आपका मनपसंद रेस्टोरेंट में मनपसंद खाना खाया, डोपामिन रिलीज होता है। आपने कोई एक काम डिसाइड किया था, कंप्लीट किया, आपका डोपामिन ये होता है। तो इससे आता है। ओ यानी ऑक्सीटोसिन, लव का हार्मोन है। आपका जो हस्बैंड है या आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, उनके साथ बैठ के बातें करो, रेस्टोरेंट में हंस के खाना खाओ, कैंडल लाइट डिनर लो, डांस करो, ये आपको ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। हाथ पकड़ के समंदर किनारे बैठे रहो, ये ऑक्सीटोसिन देता है। फिर आता है मतलब कह सकते हैं कि एक वैल्यूएबल टाइम एक दूसरे के साथ बिताना, जिनके साथ क्वालिटी टाइम, जिनके साथ और आप बिताना लोगों को ये चाहते हो। पता नहीं कि क्वालिटी टाइम क्या होता है। क्वालिटी टाइम ये होता है नो टोका टाकी एंड नो एडवाइस वाला टाइम। यूजुअली हस्बैंड वाइफ साथ में बैठते रहते हैं, एक दूसरे को टोकते रहते हैं या एडवाइस देते रहते हैं। ये दोनों माइनस करके जो करो ना, वो क्वालिटी टाइम होता है। वो क्वालिटी टाइम एक दूसरे के लिए करना क्वालिटी टाइम होता है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे हस्बैंड को ज्यादा कुछ जो पसंद है वो करूं, वो उनके लिए क्वालिटी टाइम है। अगर वो मेरे लिए कुछ करें तो वो क्वालिटी टाइम नहीं, दोनों का ऐसा कोई ऐसा टॉपिक छेड़ने का नहीं जिसमें तो आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, डिफरेंस ऑफ ऐसा हो। और खास करके इंपॉर्टेंट बातों में है तो सेटल कर लेना, जैसे Settle। बच्चों के साथ कैसा डील करना है। ज़्यादातर प्रॉब्लम तो वही होता है, दोनों का पेरेंटिंग का तरीका अलग होता है और उसके ऊपर टोका-टाकी होती है कि तू बिगाड़ रही है या तुम बिगाड़ रहे हो। मैंने सुना है ये सब डायलॉग, हाँ, तुम्हारी वजह से ये बच्चे बिगड़ गए, या देखो तुम बच्चे बड़े होने पे मोबाइल ऐसे इतना ज़्यादा देखती हो तो अभी बच्चे को भी आदत आ गई है ना? तो ये होता है। तो क्वालिटी टाइम का मतलब कि जो डिफरेंस वाले पॉइंट को निकालना नहीं, हटा दो और अपना और एक अच्छे कोई ऐसे अलग बात करो। जैसे अभी पहलगाम में अटैक हुआ, उसकी बात करो, या बिजनेस की बात करो, शेयर मार्केट की बात करो, ट्रेनिंग की बात करो, नए आइडिया पे बात करो ना, नए नए। ऐसा कहते हैं ना कि लो लेवल के जो माइंड रहते हैं ना, वो लोगों की बात करते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसने ये किया, बुराई भलाई।
हाँ, किसी मीडियम के लेवल लिए, के हाँ। होते हैं ना, वो घटना के बारे में बात करते हैं कि पहलगाम में ये अटैक हुआ, मोदी साहब ने ये एक्शन लिया। और हाई लेवल के जो माइंड रहते हैं ना, वो आइडियाज़ के ऊपर बात करते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करें तो ऐसा होता है, विजुलाइजेशन करने से ये होता तो है, अब ग, हमें गलत राह, आइडियाज पे काम करना है। हाँ, गलत बोल दिया तो कैंसल करके उसको हटा दे के पॉजिटिव कमांड देना है। ये हाई लेवल के माइंड बात करते हैं। तो लोगों की गॉसिप सुनता हूँ मैं कभी बैठ के, तो मैं समझ लेता हूँ कि इनकी कौन सी लेवल की बातें है। कपड़े की, गहने की, लोगों की बातें करते हैं ना किटी पार्टी में, ज़्यादातर वही होती है बातें, आइडिया की बातें बहुत कम होती है। तो वो आपका लेवल बताता है कि किस ये करते हो ऐसा। बहुत सारी चीज़ें हैप्पीनेस के लिए, तो ये चाहा आपने चौथा हार्मोन रह गया, एंडोर्फिन। एंडोर्फिन एक्सरसाइज करने से मिलता है, शारीरिक एक्सरसाइज, और वो पेन किलर है, नेचुरल पेन किलर है। क्या होता है कि जो एक्सरसाइज नहीं करते, घर में सोफा पे बैठे रहते हैं, बेडरूम में सोए रहते हैं, गाड़ी में बैठे रहते हैं, तो उनका ये एंडोर्फिन नहीं बनता है, तो फिर उनको बैक एक, हेड एक, ये सब सर होता है। ये नेचुरल पेन किलर है। मॉर्फिन एक्चुअली पता होगा, मॉर्फिया एक ये होता है जिसमें दवाई बनती है। मॉर्फिन के इंजेक्शन आते हैं, जो कैंसर के लास्ट लेवल के जी पेशेंट जी होते हैं ना, जी जी उसको जी, हाँ हाँ, पेन सुना है कंट्रोल नहीं मैंने। होता है ना, तो यूजुअल पेन किलर काम नहीं हाँ करता, हाँ तो हाँ। मॉर्फिन के इंजेक्शन देते हैं। इसका नाम है एंडोर्फिन। एंडो यानी अंदर से बनने वाला मॉर्फिन, यानी मॉर्फिन जैसी क्वालिटी है जो हमारे शरीर में बनता है मसल से। तो जितनी शरीर की एक्सरसाइज करोगे ना, उतना वो एंडोर्फिन बनता है, और आपको सारे कोई पेन होगा ही नहीं शरीर में। बैठे रहेंगे ना तो होगा। जितना नौकर के वो भरोसे जियोगे ना, उतना ये होगा कि नौकर नौकर का एंडोर्फिन बढ़ेगा, आपका कम हो जाएगा। कम। ऐसा होता है। तो ये हैप्पीनेस की बात है। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि ऐसे हैप्पीनेस मिलता है। इतना पता है कि हैप्पीनेस अंदर से आती है, मगर बाहर के पीछे भागते रहते हैं। इसमें कोई ना कोई एक हैप्पीनेस हार्मोन की कमी हो जाती है, बाद में डिप्रेशन, ब्रेकअप और क्या क्या होता है ऐसा। सर, असफल और सफल इंसान के पीछे भी एनएलपी या जो हार्मोन्स है या विजुअलाइजेशन है, ये सब चीजें काम करती सब हैं? कुछ काम करता है। देखिए, एनएलपी के अंदर एक होता है स्टेट, कहते हैं उसको, स्टेट कंट्रोल कहते हैं, यानी मेंटल स्टेट। हमारे अलग अलग स्टेट में हम गुजरती है, जैसे स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंस, स्टेट ऑफ फियर, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ डिस्पेयर। ऐसे अलग अलग मन की अवस्थाएं होती है। तो अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है, तो आप जो पॉजिटिव पावरफुल स्टेट में रहना चाहिए, मन की अवस्था, यानी वो मन ऐसा होना चाहिए कि जहाँ हम बहुत गुड फील करें, गुड पॉजिटिव फील करें, गुड मोटिवेटेड करें। इसको कहते हैं पॉजिटिव स्टेट। इसको एनएलपी में कहते हैं उसको रिसोर्सफुल स्टेट। देखिए, हर इंसान के पास रिसोर्सेज है ही। मन की शक्ति ही तो रिसोर्स है। भगवान ने सबको मन की शक्ति सेम दी है। उसको इस्तेमाल करने की बात है, वहाँ रिसोर्सफुल स्टेट में है कि अनरिसोर्सफुल स्टेट में है। यानी आपने देखा होगा कि कोई क्रिकेटर 2-2 सेंचुरी कभी मारता है, कभी जीरो में आउट हो जाता है, बोलते वो फॉर्म में नहीं था, और वो टाइम पे फॉर्म में था। व्हाट इज दैट फॉर्म? ही वॉज इन रिसोर्सफुल स्टेट। तो ये रिसोर्सफुल स्टेट में जो रहने का सीख ले, तो हमेशा प्रोग्रेस करेगा, सक्सेसफुल होगा। लेकिन सर, हर कोई हर टाइम रिसोर्सेज में, मतलब एकदम एक्टिव मोड पे या एकदम बिल्कुल करने की चाह को एकदम तत्पर हुआ हुआ ऐसे रह सकता है हाँ, हर टाइम? उसके लिए एनएलपी में एक टेक्निक है जिसको कहते हैं एंकरिंग टेक्निक। हमारा जो मेंटल स्टेट है ना, वो बदलने के लिए एनएलपी ने एक एंकर ढूंढी है। जैसे हनुमान चालीसा इज एंकर। जब आप डर के जा रहे हैं और हनुमान चालीसा बोला, तो स्टेट हाँ ऑफ फियर में से स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंस में आ गए आप। जी जी, हनुमान चालीसा इज आता है, एंकर। हाँ। आप बीमारी से जूझ रहे हैं, लगता है कि अब मैं बीमारी ठीक नहीं होगी, मर जाऊंगा, डाउन है एकदम, और कोई डॉक्टर आके यार तुम्हें मरने नहीं दूंगा, 100 साल जीने दूंगा, चिंता मत कर। डॉक्टर की आवाज़ ही आपका एकदम मूड चेंज कर देंगे, कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, अब मैं जिंदा रहने वाला हूँ। अनरिसोर्सफुल स्टेट में से रिसोर्सफुल स्टेट में इमीडिएटली आ गया। फिर 1 घंटे के बाद फिर से वहाँ चला जाएगा, मगर कहने का मतलब है कि ये एंकर का काम करते हैं, डॉक्टर का आवाज़, ये सब चीज़ें। तो एनएलपी ने ढूंढ निकाला है कि यू कैन सेट योर एंकर फॉर ए रिसोर्सफुल स्टेट। तो उसमें हम एक एक्सरसाइज करवाते हैं जिसको कहते हैं सर्कल ऑफ एक्सेलेंस। तो एक एनएलपी की टेक्निक है जिसमें हम वो एंकर डाल देते हैं। एंकर कैन बी एनी एक्शन। टोनी रॉबिन्स करवाता है, ऐसा करवाता है ना। मैंने किया हुआ एक्चुअली, एनएलपी का एक हाँ, सेशन लिया हुआ है। यस, तो वो हाँ। एंकर है। तो एनी एक्शन, एनी साउंड, एनी ऑब्जेक्ट
कैन बी योर एंकर। मैं हैप्पीनेस का एंकर बिठाता हूँ लोगों को मेरे प्रोग्राम में। मैं क्या करता हूँ कि सबको बोलता हूँ कि हैप्पीनेस के लिए कितना खर्चा होता है, बोले ये मतलब मैं फ्री में करवा देता हूँ। आप जब चाहो तब 24 घंटे हैप्पी में रहना है तो हैप्पीनेस में आओगे। कैसे? फिर मैं उसको बोलता हूँ चलो अपने जीवन का एक सबसे हैप्पी इवेंट याद करो। शादी का दिन तो हैप्पी रहता है ना, बाद में क्या होता है पता नहीं। जिस दिन शादी में करते मंडप में बैठे होंगे तब तो एकदम खुश होते होंगे ना, बड़े बड़े सपने होंगे, ये होंगे। अच्छा याद करो, तो जैसे वो याद करते हैं ना वो हैप्पीनेस की हाइट पे आ जाता है, उनके वो सीन दिखता है। तो वो टाइम पे मैं एंकर बिठवाता हूँ उसको। कैसा? चुटकी का ऐसा। मैं बोलता हूँ वो हैप्पीनेस के स्टेट में है ना तब 3 बार। बाद में क्या होगा, जब भी आप जब भी हम चुटकी बजाएंगे वो मूवमेंट याद आ जाएगा। वो स्टेट में हम चले ओह, जाएंगे। वाओ। इसको एंकर कहते हैं एनएलपी में। तो फिर मैं लोगों को कहता हूँ कि हैप्पीनेस करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता? कुछ नहीं, चुटकी बजाओ और हैप्पी हो जाते हैं। तो आप जब भी लो मूड में हो, नेगेटिव मूड में आ गए, सिर्फ चुटकी बजाओ, इंस्टेंटली जैसे स्विच दबाई और लाइट चालू हो गए ना, उजाला आ गया ना, वैसा मूड चेंज हो जाता है। इसको एंकर कहते हैं ऐसा। जी, तो ये तो बहुत अच्छा ट्रिक है सर। हाँ, बहुत हैप्पीनेस अच्छा के लिए trick ये है। हम करवाते हैं। कॉन्फिडेंस के लिए वो करवाते हैं सर्कल ऑफ एक्सेलेंस। उसमें एकदम जोश आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। अलग अलग पे अलग अलग करते हैं। सर अपने माइंड को, अपने विजुअलाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस भी होती हैं। जैसे एक तो आपने ये पावर बताई, मेरे ख्याल से ये भी एक एक्सरसाइज का पार्ट ही हो गया। लेकिन कुछ एक्सरसाइजेस भी होती हैं जिसके थ्रू हम अपने माइंड पावर को बढ़ा सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं। नहीं देखो, माइंड पावर तो सबका सेम रहता है, उसको कमांड देने का पावर बढ़ा सकते हैं। यानी कॉन्शियस माइंड इज अ बॉस एंड सबकॉन्शियस माइंड इज अ सर्वेंट। तो कॉन्शियस माइंड जो ऑर्डर करेगा वो सबकॉन्शियस माइंड फॉलो करेगा। वीक कमांड दोगे तो वीक जल्दी नहीं होगा रिजल्ट, फास्ट दोगे तो फास्ट होगा। तो उसमें एक टेक्निक हम यूज़ करते हैं, यानी एक कमांडिंग लैंग्वेज है विजुअलाइजेशन। तो विजुअल देखिए, हमारी बाहर की इन्फॉर्मेशन कैसे आती है? 5 इंद्रियों से आती है। आँखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, सूंघते हैं, टच करते हैं, टेस्ट। तो जितनी ज़्यादा इंद्रिय को इन्वॉल्व करोगे विजुअलाइजेशन में, उतना वो रियल पिक्चर जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में, रिजल्ट जल्दी मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये 5 इंद्रियों को शार्प करनी है। जैसे आँखों को शार्प करनी है तो पहले एक बार कमरे में सब कुछ देख लो, नोटिस कर लो, आँख बंद करो और आँख बंद करके वही चीज़ देखने की कोशिश करो कि सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं होता है तो फिर से एक बार देख लो। तो धीरे धीरे आपका विज़न का पावर बढ़ेगा। फिर आवाज़ का है, तो हमने थोड़ी देर पहले बात किया, मैं बात करना बंद करके थोड़ी देर के लिए आपका आवाज़ सुनने की कोशिश करूँगा, आपने क्या बात किया था वो कोशिश करूँगा। तो धीरे धीरे आपका वो आवाज़ माइंड नहीं है में चलेगी वॉइस। फिर भी होगा। तो मेरी ऑडिटरी सेंस है ना, वो शार्प होगी। ऐसे जितनी 5 की 5 सेंसेस को आपको ठीक करनी है, यानी शार्प करनी है। एक न्यूरोप्लास्टिसिटी करके सब्जेक्ट है जो ये बताता है कि हम ब्रेन को कम्प्लीटली न्यू बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उसके पावर को बढ़ा सकते हैं। तो ब्रेन के पावर क्या क्या है? तो हमारी 5 इंद्रियों की जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको समझना। तो वो क्या करता है, जो चीज़ बार बार होती है ना, वो उसके न्यूरोलॉजिकल ट्रैक बनते हैं। और जैसे यहाँ एक छोटी सी गली है तो ज़्यादा स्पीड से वाहन नहीं जाएगा, बड़ा हाईवे बन जाएगा तो बड़ी स्पीड से जाएगा, फास्ट जाएगा। तो ऐसे हमारे ब्रेन में ऐसे हमारे ब्रेन में हमें हाईवेज बनाने हैं, बड़े बड़े ट्रैक बनाने हैं। तो उसके लिए कोई भी एक एक्टिविटी बार बार करते हैं ना, वो ट्रैक बन जाता है। तो आप विज़न को बार बार इस्तेमाल करोगे डिफरेंट वे में, तो आपका विज़न के ट्रैक बनते हैं, ऑडिटरी ट्रैक बनते हैं। ब्रेन में सब डिपार्टमेंट रहते हैं। जोन सी भी इंद्री को आप ज्यादा यूज करोगे या जोन सा भी विजुअलाइजेशन आप ज्यादा यूज करोगे, आपका वो जो डेवलप बॉडी होगा, लैंग्वेज है वो या easy हो वो जाएगा। डेवलप ज्यादा हो जाएगा। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, सभी मसल नहीं, सभी डेवलप होते हैं। एक साइड का सिर्फ ये बाइसेप की एक्सरसाइज करो तो ये डेवलप होगा। तो ब्रेन के जितने भी फंक्शंस है वो फंक्शन की एक्सरसाइज करोगे तो ब्रेन डेवलप होगा। तो विजुअलाइजेशन भी तो हम ब्रेन की मदद से करते हैं। और विजुअलाइजेशन नॉट जस्ट सीइंग द पिक्चर, कंप्लीट वो घटना को हमें सबकॉन्शियस माइंड को देना है। जैसे आपको आपकी मर्सिडीज या BMW कार का विजुअलाइज करना है तो आपको पूरी घटना को देखना है कि हमने ऑर्डर दिया था, BMW के शोरूम से फ़ोन आया, आपकी गाड़ी आ गई है, लेके जाओ। आप सुबह तैयार होकर फैमिली के साथ गाड़ी लेने को जाते हैं, आपने ये कलर के कपड़े पहने हैं, गाड़ी में ये म्यूज़िक सुन रहे हैं, आप शोरूम पे जाते हैं, वो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कहता है, गाड़ी के फीचर समझाता है, आपको चाबी देता ये है, तो फोटो आपने सब मुझे ये विजुअलाइज करवा दिया। हाँ, ये पूरी घटना आपको बार बार देखनी है। उसमें आँख भी आएगी, गाड़ी का कलर भी देखो,
गाड़ी की म्यूजिक सिस्टम ऑन करके चेक करो, मेटल की स्मेल देखो, हाथ से टच करो, ये फीलिंग कितना अच्छा है। इसको ऐसा करके फर्मनेस देखो, ये पतरा कितना मजबूत है। तो जितना ज़्यादा सेंसिस को विजिलाइन में यूज़ करोगे ना, उतना जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो ये सेंसिस को शार्पन करने की एक्सरसाइज हम करवाते हैं। मेरा एक विजुलाइन करके वर्कशॉप होता है, पूरा दिन सिर्फ विजुलाइन कैसे पावरफुल बनाने का और कैसे साइंटिफिकली विजुलाइन करने का ये हम बताते हैं। तो पहले तो हम स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, जैसे मैंने आपको गाड़ी का बोला, ऐसा गाड़ी का स्क्रिप्ट लिखो और इस स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ो और फिर उसको एक्शन में देखो पूरा का पूरा। फॉरेन ट्रिप है तो आप अमेरिका के लिए टिकट बुक किया है, आप ये एयरलाइंस में जा रहे हैं, अमेरिका के ये एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, वहाँ ये चीज़ें देख रहे हैं, आपके रिलेटिव आपको लेने को आते हैं, ये घटना को पूरा डिटेल में जैसे अभी आपके साथ हो रहा है ऐसा फीलिंग के साथ देखोगे ना, ज़बरदस्त रिजल्ट। पर सर कई बार ऐसा होता है कि जैसे विजुअलाइजेशन अभी आपने बताया कि ये अच्छा, सब सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है हमें, लेकिन कई बार नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव करना तो पॉजिटिव चाहते हैं लेकिन Cancel, नेगेटिव cancel. भी हो जाता है। कैंसिल हाँ तो हाथ, जैसे मैंने Positive आधा से। सोचा, सपोज मैंने सोचा कि मैं गाड़ी लेने जा रही हूँ और क्या हुआ, मैंने मर्सिडीज के बारे में सोचा था। मेरी जो सोच है वो चाहा तो मैं मर्सिडीज रही हूँ लेकिन मेरी सोच वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। बीच में मैंने सोच लिया, उसी के बीच में मैंने सोच लिया कि मर्सिडीज नहीं तो फॉर्च्यूनर ठीक है, या फॉर्च्यूनर नहीं जैगुआर ठीक है, मतलब ऐसा वाला सोच, मल्टीपल सोच भी आ जाता है। तो उस टाइम पे क्या करें? देखिए, पहले बात तो ये है कि आप पहले विजन बोर्ड बनाइए। मैं कहता हूँ विजन बोर्ड बनाइए। विजन बोर्ड को दीवार पे लगे जिसमें मर्सिडीज का फोटो होना चाहिए। जो कलर की आप खरीदना चाहते हो वही, आजकल तो गूगल पे सब कुछ मिलता है। जो क्लास की चाहिए, ई क्लास सी क्लास वो करना है, लगाना है और डेली देख के कहना है दिस इज़ पॉसिबल, ये मैं ला के रहूँगी, ये मैं ला के रहूँगी। तो वो आपकी बिलीफ हट जाती है ना कि यार मर्सिडीज तो 50 लाख से आप आएगी तो हमारे पास कहाँ से आएंगे। हाँ, ऐसा आ जाता है ना कि भाई ये मेरे बजट में नहीं है। अब देखो इतना ही तो सोचना चाहिए ना जितना बजट में है, उससे बिलीफ ऊपर हिल जाती है, बिलीफ हिला देती है आपको। जी। तो वो विजन बोर्ड को बार बार कहोगे ना दिस इज पॉसिबल एंड आई एम गोइंग टू गेट इट, तो वो बिलीफ आपके बढ़ जाएगी, फिर ऐसे विचार नहीं आएंगे। मैंने तो ये कुछ भी नहीं किया था और मेरी लाइफ को मर्सिडीज़ को मैं 1-2 बार सिर्फ विजुलाइज किया था और मेरी पहली कार मर्सिडीज़ हुई। मैंने 1985 में खरीदी थी, आज से 40 साल पहले। मैंने आपका सेशन हाँ सुना था, उसमें आपने बताया कि हाँ, आप मुंबई बॉम्बे के में वो मरीन लाइन्स की एक दीवार पे बैठ बीच के, पे बैठे हुए सोच रहे थे, मैंने सुना वो था। दीवार है ना मरीन लाइन्स के, वहाँ जी बैठ जी। के जितनी मर्सिडीज दिखता था ना मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती थी, हाय रे मर्सिडीज, हाय रे मर्सिडीज। और मेरी लाइफ में हुआ, पहली कार मर्सिडीज आई। तो तब मेरे मन में ये शंका का कारण नहीं था कि यार मेरे घर, मैं तो पत्थर के घर में रहता हूँ, मेरे घर में साइकिल नहीं है, तब मैं पत्थर यही के घर आता में है रहता सर, था। यही आता है मन में, जो नॉर्मल हाँ, इंसान है उसके मन में यही ख्याल आएगा कि ये लॉजिक आज कहते मैं, हैं इसको, कि हाँ लॉजिकल चीज अलग होती है विजिलाइन, और लॉजिक है ना वो हमारा विजिलाइन का दुश्मन है। लॉजिक को बीच में मत आने दो। और लॉजिक बीच में कब आता है? जब हम कॉन्शियस रहते हैं तब। हमें कॉन्शियस स्टेट में नहीं करना है, रिलैक्सेशन करके अल्फा में जाके विजिलाइन करना है। तब आपका ये जो लॉजिक है पैरालाइज हो जाता है, तब लॉजिक बीच में नहीं आता है। इसलिए आपको सही विजिलाइन करना है तो मेडिटेशन रिलैक्सेशन करके ट्रांस में चले जाओ। जब सब कुछ एकदम शांत, सब कुछ दिख रहा है, तब विजुलाइज करो ये मेरी मर्सिडीज। सर पेरेंटिंग में ऐसा होता है कि एक 12th पास आउट जो बच्चे होते हैं उनमें समझ आ जाती है कि हमें ये करना है लाइफ में, हमें ये बनना है या इस फील्ड में जाना है। लेकिन जो टीनेजर वाले बच्चे होते हैं वो अपने आप को समझते तो ऐसा है कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और वो जो गाइडेंस की ज़रूरत होती है वो NLP के थ्रू या कुछ सेशन करा के या फिर कोई माइंड ट्रेनिंग करा के उनकी आगे बढ़ाना चाहिए, या फिर माँ बाप, क्योंकि माँ बाप की तो सोच ये होती है मेरा बच्चा ये बन जाए, मेरा बच्चा वो बन जाए, तो उस केस में क्या करना चाहिए? सही सवाल है। पहली बात तो यह है कि कभी भी करियर का डिसीजन इमोशनल नहीं लेना चाहिए, रेशनल लेना चाहिए। मैं जब मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था, तब जब फर्स्ट MBBS में बच्चे आते थे तो मैं यूजुअली ऐसे इंटरेस्ट से पूछता था, तुमने क्यों यहाँ एडमिशन लिया? बोले मेरी दादा की इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूँ। बोला तेरी क्या इच्छा थी? बोले मेरी तो कुछ और थी। बोला तू क्यों बोला नहीं? बोले दादा की इच्छा है तो करना पड़ेगा ना। इसका मतलब ये डिसीजन इमोशनल था, उनकी इच्छा नहीं थी। जी। अब दादाजी तो आप 5-15 साल में गुजर चले जाएंगे, गए। फिर इनकी तो लाइफ फ्रस्ट्रेट हो जाएगी ना। हाँ। तो आजकल मैंने देखा बहुत पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि ज़बरदस्ती कोई लाइन में लेके जाते हैं उनको।
ये तो करना ही नहीं चाहिए। मेरे पास एक किस्सा आया था काउंसलिंग में, एक आईएएस ऑफिसर की वाइफ थी, कि एक बेटी थी, डेंटिस्ट्री में पढ़ रही थी, दूसरे सेकंड ईयर में थी वो, और वो बोलती है अभी मुझे पढ़ाई छोड़ देना है, बिल्कुल जीत पे अटकी थी। मेरे पास आया काउंसलिंग के लिए, मैंने पूरा उसका काउंसलिंग किया, पूरा हिस्ट्री लिया, तो समझ में आया कि उनकी माँ को डॉक्टर बनना था, एडमिशन नहीं मिला मेडिकल कॉलेज में, तो वो टाइम पे डिसाइड कर लिया मेरा तो डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हुआ, मेरी बेटी को मैं ज़रूर बनाऊंगी। और बेटी पैदा हुई तब से वही सोच रही थी इनको डॉक्टर बनाना है। उनको कैसे भी इन्फ्लुएंस करके समझाया डॉक्टर बनने का, फिर भी मेडिकल में नहीं मिला तो डेंटिस्ट्री में दिलाया, और उसको बेटी को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, ज़बरदस्ती उसको भेजा। पहले साल में मुश्किल से पास हुई, दूसरे साल में फेल हो गई, फिर बोलती है मुझे अभी पढ़ना ही नहीं है, छोड़ना है। मेरे पास लेके आए, तब उसको डांस में शौक़ था, उसको डांसर बनना था, माँ ने कभी उसकी वो इसकी कदर ही नहीं की। और मैं बोला कि ये तो तुम्हारी गलती है सबसे पहले तो, अब इसको रिवर्स कैसे करें। तो पहले उसको प्रॉमिस करो कि आप वो पढ़ेगी मगर डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस नहीं करेगी, वो डांस को ही कैरियर बनाएगी। पहले उनको प्रॉमिस करो, एंड सीरियस प्रॉमिस करो, नहीं तो आप खो दोगे उसको। और उसकी बेटी को कहा कि तेरा कैरियर तू जरूर करेगी, मैं जैसे मेडिकल डॉक्टर बन के मेरे फील्ड में आया हूँ, तुम भी जा सकती हो, और तुम अभी पढ़ के दुनिया को दिखाने के लिए कम से कम पास हो जाओ, डिग्री ले लो, क्योंकि शादी में भी तो लोग डिग्री हाँ, मांगेंगे। डिग्री अब माँगेंगे, करियर सही। में वापस जाने का कोई इंडिया में रास्ता ही नहीं होता है। नहीं। सेकंड ईयर तक पहुंच गए, 4 साल का कोर्स में आते तो पहुंच गए। दोनों को मनाया, मान गई वो बेटी, उसने डेंटिस्ट्री पास भी किया, माँ ने भी कबूल किया कि उनकी गलती थी, और एक किया। तो क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो हमें बालक के लिए 2 ही चीज़ करनी है। एक तो उनको गोल सेट करने में हेल्प करनी है, उनके लिए गोल सेट नहीं करना है, और उनको पावर ऑफ माइंड यानी पावर ऑफ विजिलेंस सिखा देना है। बाद में कुछ हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मेरे बेटे को वही सिखाया, और वो आज सुखी है, वो न्यूयॉर्क में प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स का। तो मैंने यही किया, उनको गोल सेट करने में हेल्प किया, विजिलेंस सिखाया, फिर धीरे धीरे अपना वो रास्ता लेके आगे चलेगा। मगर माँ बाप यही गलती करते हैं पेरेंट, कि वो अपनी इच्छा की लाइन में भेजते हैं। अब उनकी इच्छा क्या कैसे आई कि उनके बिलीफ सिस्टम है कि यही कैरियर अच्छा है। 90% माँ बाप को यही रहता है कि मुझे बच्चों को डॉक्टर ही बनाना है, 90%, क्योंकि ये क्रेज़ है, डॉक्टर यानी रिस्पेक्ट, डॉक्टर यानी पैसा। और ख़ास करके जो फादर डॉक्टर है वो अपने बेटे को तो डॉक्टर क्या ही बोलेंगे। मगर मैं ऐसा नहीं था, मेरे बेटे को मैं आर्ट्स में भेजा था। तो कहने का मतलब है कि उनके बिलीफ सिस्टम में जो सही है वो करेगा, और उनकी बिलीफ सिस्टम बहुत सालों से बन चुकी है, नया ज़माना आ चुका है, बाकी उनको पता ही नहीं है। अब जिन्होंने ज़िंदगी भर नौकरी किया है, वो फादर अपने बेटे को ये कहेगा सिखाएगा कि तू बिजनेसमैन बन, कभी नहीं सिखाएगा। क्योंकि जिन्होंने ज़िंदगी भर नौकरी की है, नौकरी के सुख देखे हैं, वो यही बोलेगा तू नौकरी कर। मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे फादर ने ज़िंदगी भर नौकरी किया था, हम दोनों भाइयों को नौकरी का ही माइंडसेट करवा दिया था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और मैंने 30 साल गवर्नमेंट जॉब किया एज ए डॉक्टर। माई ब्रदर बिकेम IAS, वो गवर्नमेंट जॉब में 38 साल रहा, अभी भी गवर्नमेंट का ही काम कर रहा है। तो उसने कभी एंटरप्रेन्योर का सोचा ही नहीं, और हमारे दिमाग में आया ही नहीं है। तो माँ बाप जो सोचते हैं उनकी लिमिट के हिसाब से होता है। हो सकता है कि इससे क्या मंजिलें और भी है, इनको पता ही नहीं कि बियॉन्ड होराइजन क्या है। मगर आजकल के बच्चे इंटरनेट के माध्यम से इतने नॉलेजेबल हो गए कि उनको पता है जो पेरेंट्स को नहीं पता है। तो उनको ज़बरदस्ती थोपने के बदले ऐसा करो, उनके साथ बैठ के डिस्कस करो कि उनकी क्या इच्छा है, क्यों ऐसा है। दूसरी बात, मैं कैरियर काउंसलिंग का भी एक प्रोग्राम करता हूँ, मेरी किताब भी है हाउ टू चूज़ द बेस्ट कैरियर करके। उसमें मैं ये सिखाता हूँ कि कैरियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसको कौन सा काम करना अच्छा लगता है, पहला ये सोचो। दूसरा है कि वो काम एंजॉय करता है कि नहीं करता है वो। तो सर वो किस उम्र में बच्चों को पता चल जाता है, जैसे टीनेजर वाली में या टीनेजर से बड़े, जैसे 2 साल का बच्चा है तब से पता चल जाता है कि उसमें स्पेशल क्वालिटी क्या है। संतोष नायर का नाम सुना है आपने? उसका डिस्टिंक्ट फोर्टे मल्टीप्लायर करके एक सीरीज़ है पूरी, उसमें उसने ये बहुत अच्छा समझाया। बच्चा 2 साल का होता है ना, तब से वो पता चल जाता है कि ये किस में जाएगा। अभी मेरी ग्रैंड डॉटर है, उसका पता चल जाता है, पूरा दिन आईने के सामने मेकअप करती रहती है। उसको मेकअप में बहुत इंटरेस्ट है, और ऐसा मेकअप करती है जो कोई ब्यूटिशियन नहीं कर पाए। मेरी वाइफ को यानी अपनी नानी को मेकअप करके देती है, आओ नानी मैं आपकी हेयर स्टाइल कर दूँ, ये कर दूँ। तो उनकी एबिलिटी अभी से पता चली, वो छोटी है, सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ती है।
तो मैं तो उसको ये एडवाइस करूंगा कि ये हाँ, मेकअप आर्टिस्ट शाहनवाज बने, हुसैन थी ना, वो क्या थी, हाँ, शहनाज हुसैन। हाँ शहनाज हुसैन, वो बन जाओ, उसमें क्या हाँ है? तो कोई भी काम बुरा हाँ, नहीं कोई है। भी काम बुरा नहीं है, करियर तो सारे सब एक चीजों में ही हरीश अच्छा है। भाटिया करके मारवाड़ी है, मेरा दोस्त जी। है, मारवाड़ी लोग कभी बाल काटने का काम करेगा हजम का, वो बाल काटने का काम करता है, उसका फर्स्ट लेडी करके आजकल तो सर सब ट्रेंड में है, सलून का, अच्छा सलून है हो जी। तो आजकल सब कुछ ट्रेंड में है, हर कोई हर कुछ कर रहा है। एक आदमी का बाल काटने का 50,000 चार्ज करता है, और उसका इंटरेस्ट था, बोलता है मैं मारवाड़ी होकर देखो हजम का काम कर रहा हूँ, बट आई एम एंजॉइंग दिस वर्क, आई गॉट द नेम। कमला हसन का बाल काटने को हर महीने वहाँ जाते थे, धीरू भाई अंबानी का बाल वो काटते थे, और अपनी आंखों पे पट्टी बांध के मोमबत्ती से बाल काट के दिखाता है, हेयर स्टाइल करके दिखाता है। हरीश भाटिया कभी गूगल कर लेना, जी मेरा जरूर। स्टूडेंट है वो। जी 50,000 इज चार्जिंग फॉर वन हेयर कट, जावेद अबीब से आगे है वो। तो कहने का मतलब ये है कि उनका शौक क्या है जिसमें वो माहिर है। सचिन तेंदुलकर का शौक था बैटिंग करने का, उसने कर दिया। तो बच्चे का करियर डिसीजन में बहुत सारे फैक्टर लेना चाहिए। एक तो उसको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। जैसे मैं डॉक्टर तो बन गया, मगर मेडिकल सब्जेक्ट में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मैंने एमडी की एग्ज़ाम पास करने के बाद आज भी एक भी मेडिकल किताब पढ़ी नहीं, मैंने सब डिस्पोज कर दी। मेरे घर में कोई मेडिकल बुक ही नहीं है, क्योंकि मुझे मेडिकल सब्जेक्ट अच्छा ही नहीं लगता था। बन गया, बनना था, फादर का ये था, बन गया। अभी मैं नहीं कर, मैं माइंड पावर की किताब और किताबें पढ़ता हूँ, नो मेडिकल किताब है। मैंने अभी तक एक भी मेडिकल के ऊपर, मैंने हेल्थ के ऊपर किताब भी नहीं लिखी अभी तक। मैंने 125 किताब लिखी, जबकि मेरी एजुकेशन और एक्सपीरियंस हेल्थ में मैंने अभी एक नहीं लिखी, क्योंकि वो सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं है। अभी लिख रहा हूँ मैं, एजलेस बॉडी आ रही है, मेडिकल सब्जेक्ट है उसमें काफ़ी। तो कहने का मतलब है सब्जेक्ट कौन सा है, उसमें कौन सी टैलेंट है। जैसे मेरी ग्रैंड डॉटर में है ब्यूटी का टैलेंट है, मेरा ग्रैंड सन है, उसको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, क्रिकेट में इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। तो मैं उसको आर्टिस्ट बनने की या क्रिकेटर स्पोर्ट्समैन बनने की एडवाइस दूंगा, उसको डॉक्टर या ट्रेनर बनने को नहीं दूंगा, ऐसा समझे ना। तो ये समझना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट किस में है, उसमें टैलेंट किसके है। और कोई भी फील्ड में जाए ना, टॉप पे पहुंचे ना, तो सब अच्छा ही है। हरीश भाटिया तो बाल काटते काटते दुनिया का बेस्ट बन गया, है ना। एम.एफ. हुसैन पेंटिंग बनाते बनाते दुनिया के बेस्ट बन गए। ये A.R. रहमान है, वो म्यूजिक बजाते बजाते बेस्ट बन गया। तो कैरियर के लिए बहुत सारी चीज़ें सोचने की रहती है, एक फिक्स आइडिया के हिसाब से उसके अंदर नहीं बिठा देना आज चाहिए। अभी मैं बैठी बैठी सोच रही हूँ, मेरी बेटी आर्ट में बहुत अच्छी है, तो मुझे उससे हाँ बात करनी चाहिए इस हाँ, बारे तो में। ये करनी चाहिए, समझे ना। नहीं तो गलत डिसीजन उसको बहुत दुखी कर देता है, ऐसा होता है। दूसरी बात मैंने देखी है कि सिखाने के बहाने पेरेंट बच्चे को सुबह से शाम तक टोकते रहते हैं, नेगिंग करते रहते हैं। मैंने देखा बहुत ज़्यादा नेगिंग करते हैं, और मानते क्या है, मैं उनको सिखा रहा हूँ, संस्कार दे रही हूँ। ये संस्कार देने का इरादा सही है, मगर मेथड गलत है। टोकते टोकते कोई सीखता नहीं है। इसके ऊपर मैंने किताब लिखी है, इकरार करके, कन्फेशन। मैं सब, और मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है एक्सपीरियंस के साथ कि हमारे बच्चों का नुकसान हम ही करते हैं, पेरेंट्स करते हैं। कैसे? सुबह से शाम तक टोकते रहते हैं। मेरे पास काउंसलिंग में कितने टीनेजर बच्चे आकर रोते हैं कि हमें मर जाना है, घर छोड़ के भाग जाना है। क्यों? बोले मेरी माँ या मेरा फादर 24 घंटा टोकते रहते हैं। उन्होंने तो ऐसा सुना, तू मेरे घर में पैदा क्यों हुई, तुझे पैदा करके अफसोस हुआ। अब टीनेजर बच्चा माँ से या बाप से ऐसा सुनेगा तो उनके माइंड पे गलत क्या नेगेटिव इफेक्ट थिंकिंग होगी? ही आएगी। हाँ डिप्रेशन में ही जाएगा ना, और क्या होगा। तो ये बंद करना, इसके नुकसान क्या होते हैं और इसको कैसे रिवर्स करना, उसका भाई मैंने लिखा है, राइट ए कन्फेशन लेटर। इकरारनामा लिखो, अपने बच्चे के नाम पे लेटर लिखो कि मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि कर रही हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है, आई एम वेरी सॉरी, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये नहीं करूँगी। मैंने सैंपल दिया है उसमें इकरारनामा का, राइट ए लेटर लाइक दिस। और अगर इकरारनामा नहीं लिखा और यही बिहेवियर चालू रहा तो क्या आगे होगा, ये भी मैंने बताया है। और मेरा लाइफ का एग्जांपल मैं बताता हूँ, पेरेंटिंग का। 20 साल पहले की बात है, अहमदाबाद के इनकम टैक्स कमिश्नरों ने मेरा प्रोग्राम रखा था। IRS एकेडमी चलती है वहाँ पे। मैं गया, सब इनकम टैक्स कमिश्नर थे। पैसा लिया नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स कमिश्नर से दोस्ती तो रखनी चाहिए, तो मैं फ्री में गया। तो सब इनकम टैक्स कमिश्नर वाइफ के साथ, फैमिली के साथ आए थे। एक कमिश्नर की वाइफ डॉक्टर थी, पीडियाट्रिशियन, दिल्ली के थे वो। तो मेरे पूरे प्रोग्राम में आर्ग्यूमेंट करती रही
विजुलाइजेशन से ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा थोड़ा होता है, मुझे बोलने ही नहीं दिया, बीच में डिस्टर्ब करती रही। और उसके हस्बैंड मेरे से बहुत इम्प्रेस थे, वो अनकंफर्टेबल हो रहे थे कि मेरी वाइफ को अक्ल नहीं है, डॉक्टर अड़िया को बार बार बीच में डिस्टर्ब। मैंने बोला बहन जी हम बाद में बात करेंगे, आपके सवाल लिख के रखो, मैं आपके सवाल कर, फिर भी बीच में डिस्टर्ब कर रही है। बाद में प्रोग्राम खत्म हो, कमिश्नर की वाइफ तो मैं उसको गुस्सा तो नहीं कर सकता हूँ। फिर मैं सबको एक एक मेरी प्रेरणा का जन किताब गिफ्ट किया, फेमस किताब, तो सबने लिया, इसने तो हाथ भी नहीं लगाया कि किसी डिड नॉट बिलीव इट ऐसा। बोला कोई बात नहीं। 8 दिन के बाद उसके हस्बैंड का फ़ोन आया, अड़िया साहब कॉन्ग्रेचुलेसन। बोला क्या हुआ? बोले मेरी वाइफ ने आपकी किताब मंगवाई है, प्रेरणा का जन्म। बोला ठीक है भेज देता हूँ, मेरे घर के पास रहते थे। मैंने आदमी के साथ भेज दिया। फिर 8 दिन के बाद फ़ोन आया, सेकंड कॉन्ग्रेचुलेसन। बोला क्या हुआ? बोले अब उसने किताब पढ़ी और बोलते डॉक्टर अड़िया को डिनर पे बुलाओ। बोला चलो मेरे तो भाग्य खुल गया कि तो इनकम टैक्स कमिश्नर मुझे घर पे बुला रहा है डिनर के लिए। मैं चला गया, जाके थोड़ी सी फॉर्मल बातें की, वेलकम ड्रिंक आया, दोनों बच्चों को बुलाया, दोनों बच्चे को बिठाया, थोड़ी बातें कर रहे थे। तो मैंने देखा बच्चों का बिहेवियर पेरेंट के साथ बहुत रूड था, बहुत हाँ, वो गलत पता चल जाता है सर गलत, कहीं थोड़ी पर भी। देर में हाँ पता चल गया। फिर माँ अनकंफर्टेबल होने लगी, तो बच्चों को बोला जाओ अभी अपना होमवर्क करो, सो जाओ, हम तो अड़िया साहब के साथ बैठ के बातें करेंगे। जैसे बच्चे गए ना, माँ बोलती है देखा ये बच्चे कितने बिगड़ गए, मेरे साथ ऐसी बदतमीजी से बात करते हैं, आपको समझाना चाहिए था उसको कि ऐसा मत करो। बोला मैडम मुझे उसको नहीं समझाना, मुझे आपको समझाना है, मुझे आपका बिहेवियर उनके साथ सही नहीं लगा। वो एकदम हो गई, मैं पीडियाट्रिशियन डॉक्टर हूँ और मुझे ये बता रहा है कि तुम गलत हो, कि मैं पीडियाट्रिशियन हूँ कि मुझे ये नहीं पता बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना है। बोला आपका जो टोन था ना गलत था, मैंने देख लिया इसमें, तो मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा, जब आपको इच्छा हो ना तब मुझे बताना क्या चेंज करना चाहिए बिहेवियर में। तो थोड़ी तो नाराज़ हो गई। फिर खाने पे बुलाया तो खाना तो सर्व किया ही, बाद में मैं आ गया वापस। इसके बाद आज तक एक भी फ़ोन नहीं आया उनका, दोनों टीनेजर बच्चे थे। इसके 4-5 साल के बाद मैं फिर इनकम टैक्स ऑफिस में कुछ काम के लिए गया कि चोपड़ा करके कमिश्नर थे, उनके साथ बैठा, वो टाइम के थे, तो सबको याद कर रहे थे कि इसका कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, उसका क्या हुआ। तो ये जो कमिश्नर की वाइफ थी उनका दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ था। तो क्योंकि ये इंसिडेंट मुझे याद था, बाकी सबका याद नहीं था। उनकी वाइफ ये थी, उनके घर पे खाना खा के आया। हाँ, वो बोला आपके साथ भी ऐसा हुआ इसलिए आपको याद रह गया वो। हाँ। हम्म। तो मैंने बोला वो कहाँ पे है? बोला दिल्ली में, मगर उनकी लाइफ बहुत ख़राब है। बोला क्या हुआ? बोला उनका एक टीनेजर बच्चा था। मैं बोला हाँ मैं मिला हूँ उनके घर पे गया। वो 2 साल से पैरालिसिस में है, डॉक्टर अभी तक डायग्नोसिस नहीं कर पाए। 18 साल का बच्चा 2 साल से पैरालिसिस में है, दुनिया का कोई डॉक्टर उसको डायग्नोसिस नहीं कर पाया। मुझे डायग्नोसिस पता है, ये उनका माँ का नेगिंग था ना, जो नेगेटिव कमांड जाता था ना, उसकी वजह से हुआ था। तो एक किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि जब हम किसी को कंटिन्यूसली नेगिंग करते रहते हैं ना, और वो फाइट बैक नहीं कर सकते, बच्चे क्या फाइट करेंगे, वाइफ क्या फाइट करेगी? अभी तो वाइफ फाइट करने वाली आ गई है। एक ज़माना था बेचारी सहन करती थी, अब का ज़माना बदल गया, वो तो सीधा मुंह पे बोल देगी, थप्पड़ भी मार देगी, कुछ भी होगा। देखा है मैंने, वाइफ ने हस्बैंड को मारा, ऐसे मेरे पास आया है काउंसलिंग के केस, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि वो टाइम पे सहन करती थी, तो क्या होता था कि वो अपनी डिफेंसेस क्रिएट करते थे। जब कोई नेगिंग करता है ना, तो एक फिजिकल डिफेंस होता है, एक साइकोलॉजिकल डिफेंस होता है, एक इमोशनल डिफेंस होता है, बहुत सारे डिफेंसेस क्रिएट होते हैं, अपने तरफ एक कवच बना लेते हैं। तो दिस वॉज फिजिकल डिफेंस, कि माँ बाप को बदला लेने का एक ही तो तरीका है, मैं ऐसी बीमारी क्रिएट करूँ, सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करता है कि माँ बाप हमेशा परेशान हो, क्योंकि अभी तक मुझे उसने झाड़ा ही है, कोई अच्छा बोला ही नहीं है। तो बच्चे के माइंड ने ये बीमारी क्रिएट किया, जिसके उसका नहीं सर, बार बार बोलते रहना तो ठीक है, बार बार बोलते रहना बच्चे के मन में नेगेटिविटी आएगी, लेकिन सपोज हम कभी कभार मतलब कभी कभार वंस बोले, इन अ मगर वाइल। टोन समझाने का होना चाहिए, बेटा ऐसा नहीं ऐसा करते हो, अच्छा अच्छा तुम अच्छा। पढ़ते नहीं रहते हो, हाँ ऐसा नहीं। हाँ, अच्छा ये वाला नहीं हाँ होना बेटा चाहिए। तुम ज्यादा पढ़ोगे तो तुम आगे जाके बहुत कुछ करोगे, तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा, ऐसा बोलना चाहिए। काम काम कर होते तुम हुए पूरा दिन खेलते अपने। रहते हो, पढ़ते नहीं हो, फोन में हाँ बिजी रहते हो, ऐसा हाँ, नहीं। अच्छा टोंटिंग वे में नहीं होना टोंटिंग में चाहिए, होना नहीं चाहिए, बात करने के वे गुस्से में वाले होना टोन चाहिए। में नहीं है, हाँ, बेटा ऐसा करोगे तो जी ये हो जी जी। सकता है ऐसा। सर माइंड के अंदर ऐसा क्या नया जनरेट हो रहा है, क्योंकि आप माइंड ट्रेनर ही हैं, लाइफ कोच हैं, तो ऐसा क्या जनरेट हो रहा है जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को सफल और अच्छा बना सकते हैं? एक नया सब्जेक्ट मैंने अभी सीखा है, जिसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरॉन्स यानी हमारे ब्रेन के सेल होते हैं, और उसकी एबिलिटी होती है कि वो वातावरण के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। न्यूरॉन्स की इनबिल्ट कैपेसिटी टू डेवलप,
इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तो हर न्यूरॉन्स को स्पेसिफिक जिम्मेदारी दी है। 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में रहते हैं, 100 बिलियंस, और हर एक एक न्यूरॉन्स एक एक सुपर कंप्यूटर है। तो ये जितना एफिशिएंसी के साथ काम करेगा ना, उतना हमारा जीवन में हम अच्छा प्रोड्यूस करेंगे रिजल्ट। तो इसको हम डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज बनी है। ब्रेन के जितने भी फंक्शन है उसको शार्पन कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, उसके न्यूरॉन को कैपेबल बना सकते हो। तो ब्रेन की क्या क्या फंक्शन है? एक तो बाहर की इंफॉर्मेशन को लेना, उसको मेमोराइज करना, जब ज़रूरत है तब उसका इस्तेमाल करना, फिर सोचने का काम, डिसीजन लेने का काम, एक्शन लेने का काम, ये सभी चीज़ हमारे ब्रेन से आती है। काम बॉडी करती है मगर ऑर्डर वहाँ से आता है। तो ये सभी के न्यूरॉन्स होते हैं स्पेसिफिक। वो न्यूरॉन्स को कुछ एक्सरसाइज के द्वारा आप उसको डेवलप करके उसको मोर एफिशिएंट बना सकते हो। यू बिकम ए वेरी पावरफुल पर्सन। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम का सब्जेक्ट तो है। सर आपकी कोई बुक या आपका कोई सेशंस वगैरह भी हाँ, होते हैं मेरे क्या 2 इसके? दिन के वर्कशॉप उसके ऊपर होते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर, जिसमें मैं ये सभी एक्सरसाइज लोगों से करवाता हूँ। दूसरा होता है एपिजेनेसिस करके एक नया सब्जेक्ट है, जो ब्रूस लिप्टन, जो सेल बायोलॉजिस्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, मेडिकल डॉक्टर है, उन्होंने एक किताब लिखी है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, कि बिलीफ चेंज करने से हमारे जीवन में कैसे बदलाव आता है। वैसे आज मैंने संजय अग्रवाल की भी किताब देखी, चूज योर बिलीफ। तो बायोलॉजी ऑफ बिलीफ करके ब्रूस लिप्टन की किताब है। उसमें उसने सेल्यूलर लेवल पे जाके समझाया है कि बिलीफ हमारे बॉडी पे और हमारे जीवन में कैसा असर करती है। तो बेसिकली हम कहते हैं ना कि हमारा बॉडी टिश्यू से बना है, टिश्यू सेल से बनी है। सेल्स के अंदर न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स रहते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स रहता है, जिसमें हमारा लाइफ का मैप पड़ा रहता है। जैसा जीन्स है वैसा ही हमारा आगे जाके डेवलपमेंट होगा। हमारा कलर, हमारी बॉडी, हमारी सोच, हमारा ब्रेन, सब कुछ होगा। तो वो जेनेटिक मैनिफेस्टेशन होगा। वी कैनॉट चेंज देम, बट ये कहता है कि बिलीफ चेंज करने से आप जीन्स को चेंज कर सकते हैं कंप्लीट। बिलीव मतलब सोच। बिलीफ यानी कोई एक बात सही है, वो जैसे भगवान की या धर्म की बात करें कि मैं हिंदू हूँ, तो मेरी बिलीफ है कि हिंदू धर्म ही अच्छा है और हमारे कृष्ण भगवान ही हमारे भगवान है। ये मेरे में ये बिलीफ कहाँ से आई? बचपन से मैंने घर में वो वातावरण देखा, वही फोटोज़ देखे, वही सेलिब्रेशन देखा, पेरेंट्स से सुना, तो मेरे अंदर ये सोच आ गई। दूसरे धर्म वालों को दूसरा होता है, तो ये बिलीफ बन गई कि हाँ, धर्म तो यही है, धर्म में यही कहा है, हमें यही करना चाहिए। तो ऐसा होता है, इसको बिलीफ कहते हैं। एन आइडिया और थॉट विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ ट्रूथ इज़ अ बिलीफ। कोई विचार को जब हम सत्य करके स्वीकार लेते हैं ना, तो हमारी मान्यता बन जाती है, और वो मान्यता, बिलीफ हमारा विचारों का एपिसेंटर बन जाता है। जैसे मान्यता है ऐसा विचार। मान लीजिए आपको कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बुरे ही एक्सपीरियंस होते रहे, आपकी मान्यता बन जाएंगी ये कम्युनिटी वाले खराब होते हैं, उनके साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। ठीक है? तो जब भी आप उनको मिलोगे कहीं भी, प्रसंग में कहीं भी, तो सोच क्या आएगी? ये खराब आदमी है, खराब आदमी है। क्यों? क्योंकि आपकी बिलीफ है, वो एपिसेंटर है थॉट्स। तो बिलीफ चेंज करने से आपका पूरा बायोलॉजी भी चेंज हो जाता वही है सेम और कमांड आपका देनी रिजल्ट है, भी चेंज हो जाता है। वही सेम कट वाली कमांड देनी है, कैंसिल वाली है, और उस बिलीफ सिस्टम को सही तरीके से ले जाके नहीं, नई आगे। बिलीफ बनाने की पूरा विज्ञान है जो एनएलपी में आता है। ये इसकी अनलिमिटेड पावर है, वो इसके ऊपर ही है, टोनी रॉबिन्स की बिलीफ के ऊपर, कि बिलीफ कैसे चेंज करना है, हाउ टू चेंज द बिलीफ। एक जोरदार बन जाती है ना। अब देखो, धर्म एक बिलीफ है। जब हमारे धर्म के बारे में कोई गलत बोलेगा तो हम तलवार लेके निकल पड़ेंगे, जय श्री राम करके। मुस्लिम लोगों के लिए कोई बोलेगा तो अल्लाह अकबर करके वो तलवार लेके निकल पड़ेंगे। वो तो क्या है? वो भगवान का, ये धर्म का झगड़ा से, धर्म के बारे में हमारी जो बिलीफ है ना, उसका झगड़ा है। क्योंकि हम बिलीफ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा जकड़ के रखिए। वी कैनॉट फील के कोई हमारी बिलीफ को इंसल्ट करे, हमारे भगवान को या हमारे धर्म को ये करे। तो मैं तो कहता हूँ ये जो धर्म का झगड़ा है ना, वो बिलीफ का झगड़ा है। ये बिलीफ से आता है सब कुछ। तो अगर हम हमारे बिलीफ चेंज करेंगे ना, तो हमारा जीवन चेंज हो जाएगा। चेंज योर बिलीफ, चेंज योर लाइफ। ऐसा भी मेरा प्रोग्राम में प्लान कर रहा हूँ, किताब भी आने की बाकी है मेरी, सिर्फ बिलीफ के ऊपर। और मैं तो कहता हूँ दुनिया की सबसे मजबूत जेल है, वो है हमारी मान्यता की जेल। तिहाड़ जेल से ज़्यादा मजबूत है। तिहाड़ जेल तो बहुत लोग तोड़ के चले गए,
मान्यता की जेल एक ही आदमी ने तोड़ी थी, वो था मोहनदास करमचंद गांधी। सत्य के प्रयोग करके अपनी मान्यता थी जो सत्य के ऊपर उसने चेक करते गए, चेंज करते गए। हम इतनी सारी बिलीफ में जी रहे हैं, और बिलीफ दो टाइप की होती है, एक एम्पावरिंग एंड दूसरी डिसएम्पावरिंग। एम्पावरिंग यानी वो बिलीफ जिसको फॉलो करके हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, डिसएम्पावरिंग जिससे हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे मेरी एक बिलीफ है, मैंने मेरे फादर को ज़मीन के धंधे में नुकसान करते हो बहुत देखा, तो हम ज़मीन के धंधे में जाना ही नहीं। मेरे कितने सारे फ्रेंड करोड़ों रुपया कमा रहा है, समाव मेरी बिलीफ मुझे रोक रही है, मैं ज़मीन में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। बिलीफ है तो डिसएम्पावरिंग बिलीफ हुई ना। और ये अनपढ़ लोग भी ज़मीन का धंधे में करोड़ों रुपया मेरे सामने कमा रहे हैं, उनकी बिलीफ है कि इससे अच्छा कोई धंधा ही नहीं है। तो बिलीफ ही हमारे जीवन में सफलता और नुकसान करती रहती है ना। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस इज अ बिलीफ, ये बिलीफ है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इज अ बिलीफ। सब कुछ कर सकता हूँ वो कॉन्फिडेंस है, और सब कुछ नहीं कर सकता वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो एवरीथिंग इज अ बिलीफ। तो बिलीफ के बारे में समझोगे, उसको बदलना सीखोगे, तो आपका जीवन बदल जाएगा। लिव विथ एम्पावरिंग बिलीफ। और एनएलपी में इसकी बहुत सारी टेक्निक है बिलीफ चेंज करने की, एम्पावरिंग बनाने की। आज हमारे साथ थे जितेंद्र अड़िया जी, जिन्होंने एनएलपी के बारे में, माइंडसेट के बारे में और अपने माइंड की पावर्स को कैसे डिटॉक्स करके हम अपनी ज़िंदगी में सफल बन सकते हैं उसके बारे में बताया। ऐसे ही कंटेंट के लिए और ऐसी ही अच्छी अच्छी बातों के लिए देखते रहिए आकाशवाणी विद शिवानी।